खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये फरमाइए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये तो बताया कि 22 अगस्त की पोजीशंस पर वापस जा रही हैं हिंदुस्तानी फ़ौज भी, पाक फ़ौज भी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने खदशे का भी इजहार किया है कि जो पहले वाली जंग हुई थी, जो अगर इसके बाद खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई जंग होती है तो वो बड़े शहरों तक जाने वाली जंग होगी। तो अब सिचुएशन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती है, अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी सर? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया किरण आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, लेकिन ये हर जैसे कहा ना कि नेबर्स आपके बस में नहीं होते बदलना। हमारे सार्क के जितने मुल्क हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और हम, और सबकी किस्मत ऐसी है कि हमें ऐसा नेबर मिला है जो किसी को भी चैन से नहीं रहने दे रहा। आपने नोट किया होगा, जैसे आप डाटा उठाकर देखें तो हम सारे सार्क ममालिक सिर्फ 5% ट्रेड आपस में करते हैं, 95% सार्क से बाहर करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, एक ही सबका पड़ोसी है जो आपस में ट्रेड भी नहीं करने देता, अपनी पोजीशन भी बुलिंग रखना चाहता है। दुनिया में जितने आप फोरम उठाकर देख लें, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, आसियान है, यूरोप है, सब आपस में पहले ट्रेड करते हैं। प्रेफरेंस होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ एक्सेस और व्हाटएवर जितने होता है। लेकिन यहाँ पे ये बदकिस्मती देखें कि ना सिर्फ ट्रेड नहीं होता बल्कि सिर्फ एक्सकलेशन और जंगों की तरफ ही हम चल रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि हेजमनी नहीं कबूल कर रहा, ऑब्वियसली न्यू नॉर्मल जो आप कह रही हैं, न्यू नॉर्मल तो हमने 10 तारीख की सुबह फजर के बाद जो 5 घंटे थे वो सेट किया, और खासतौर पर पाक फिजाइया ने जो किया है। क्योंकि न्यू नॉर्मल वो चाह रहे थे 6 तारीख की रात वाला मान लिया जाए, जब हम जिसको मर्जी ड्रोन मारा करें, जितने मर्जी पेनिट्रेशन में स्टैंड ऑफ वेपन्स मार दें, जितने यतीम बच्चों को यतीम और माँ बाप को बच्चों यतीम कर दें बच्चों को, वो उन्होंने न्यू नॉर्मल समझा था कि 6 तारीख का। लेकिन हमने फिर 7 तारीख को एक डिटरेंस का मैसेज दिया 6+1 करके, और कहा कि ये डिटरेंस है, ये प्राइस आपको देनी पड़ेगी। शायद वो फिर समझ नहीं आया 7-8 तारीख को जो यहाँ पे ड्रोन आते रहे, वो एक और इंडिकेटर थे कि या हिंदुस्तान हमारी काबिलियत पर शक रखता है या फिर हमारे हौसले पर शक रखता है। और दोनों को हमने फिर 10 तारीख की सुबह गलत साबित किया और न्यू नॉर्मल वहां छोड़ दिया गया। और जब न्यू नॉर्मल उनको एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो आपने देखा कि वो अमेरिका भागे गए कि उन्होंने कहा जी किसी तरीके से जान बंद करा दे। और फिर एक और जिसको कहते हैं कि ट्रक की बत्ती पीछे अपनी कौम को लगा दिया, 2019 में कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये करते, और अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये एक्मा नया जहाज जो उन्होंने कहा स्टेल्थ हम बनाने जा रहे हैं वो होता तो फिर हम पता नहीं क्या कुछ कर देते, और वो आने वाला है। 40 साल में तेजस उनके पास आया नहीं है, जो हिंदुस्तान की चीफ परेशान नजर आते हैं। वो जहाज है जो जंग में हिस्सा नहीं लिया जिसने 1985 में डेवलपमेंट शुरू की थी। पाकिस्तान ने 1995 में करके 200 जहाजों को जंग में लगाया। तो ये फर्क। अच्छा खालिद साहब, ये वाली सिचुएशन तो है कि जिस तरह की सुक्की उठानी पड़ी है तो वो डोमेस्टिकली भी उनको, वो अपने जख्म तो चाट रहे हैं और अपनी बड़ाइयां तो मार रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको, और ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। जो भी सेनेटर साहब भी कह रहे थे कि ह्यूमिलेशन बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है, और ह्यूमिलेशन फर्दर होने जा रही है अगर राफेल बनाने वाली कंपनी ने इंसिस्ट किया। और अभी तक आपने नोट किया है कि दुनिया में, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि 2001 में ये राफेल जहाज पहली दफा फ्रांस की नेवी ने डर किए थे। तकरीबन 25 साल से ये जहाज ऑपरेशनल है, और 25 सालों का अगर आप एवरेज निकालें तो आज तक सिर्फ 9 राफेल क्रैश हुए हैं पिछले 25 सालों में, एंड एवरेज लिटिल लेस देन 3 जहाज बनते हैं। आप सोचिए जरा, एक साल में 3 साल में एक जहाज गिरना बनता है, पिछले अगर 24-25 सालों का अगर हिसाब लगाया जाए, जिसका मतलब है एवरी 3 इयर्स एक जहाज गिरा, और हिंदुस्तान ने 1 घंटे में 3 गिरवा दी। तो अब आप कंपैरिजन करें, कहां 3 साल में 1 गिरता था, यहाँ 1 घंटे में 3 गिर गए, तो फिर ह्यूमिलेशन तो लगती है। और चंद मुल्क जो पहले खरीद चुके थे, जैसे इजिप्ट है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, इंडोनेशिया, ये तो ले चुके थे। बहुत सारी क्लाइंटेज खराब हो रही है, तो हिंदुस्तान के लिए डबल एम्बैरेसमेंट हो रही है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी। अच्छा सर, अगर फ्रांसीसी कंपनी इस चीज को प्रेशराइज करती है कि तो क्या भारत इस बात पर मजबूर हो सकता है कि वो अपना ऑडिट करवाए? देखिए किरण, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं। जब कंपनी आपको कोई जहाज देती है और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है जहाज, तो ये एक लीगल कह लें, ये एथिकल राइट होता है उस कंपनी का टू फाइंड आउट कि ये ह्यूमन एरर या पायलट एरर की वजह से क्रैश किया गया है, या हमारे जहाज की में कोई टेक्निकल खराबी हो गई है जो उनके मैन्युफैक्चरिंग की वजह से।
तो जी। आज तक पाक फिजाइया में जी। जितने क्रैशेस होते हैं, जितने जहाजों के, हम ओपन टू द मैन्युफैक्चरर होते हैं और हम उनसे बल्कि गाइडेंस भी लेते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कोलैबोरेशन से हम नतीजे पर, सही नतीजे पर पहुंचे, तो ये हमेशा सारी दुनिया में होता है। ये वाहिद पहली दफा एपिसोड हो रहा है कि अपना क्रैश हो गया, सिक्योरिटी के साथ छुपाया जा रहा है, इसलिए कि जिस दिन उन्होंने आके फ्रेंच कंपनी ने कंफर्म किया कि हमारे जहाजों में कोई खराबी नहीं थी, तो ऑब्वियसली फिर क्या खराबी थी, फिर पायलटों में खराबी होगी फिर कोई। और सर अभी तो उन्होंने मजीद ये भी करना शुरू किया ना कि मलबा उन्होंने डालना शुरू कर दिया है राफेल कंपनी पर कि उन्होंने, क्योंकि वो पासवर्ड्स, वो कोड्स नहीं दिए थे, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और जहाज जो है वो गिर गए। ये इंटरनली इस तरह की भी भारत के अंदर बातें हो रही हैं। मैं दोबारा आती हूँ खालिद साहब आपकी तरफ। शौकत यूसुफजई भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी सर बड़ा गेन किया है और इस गेन का ही नतीजा हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बाकायदा अब अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात करने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान की तरफ से भी हमें इसी तरह के स्टेटमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमले किए जाते हैं तालिबान की तरफ से, उसके लिए कहा जा रहा है उन हमलों को नाजायज करार दिया जा रहा है, फिर अमीर की नाफरमानी उन्हें कहा जा रहा है, और फिर ये जो सीपैक के साथ अफगानिस्तान को जोड़ने की बात हो रही है, ये एक नए दौर का आगाज हो रहा है और इसका जो अहम मकसद है कि वो भारत का जो तसल्लुत है या भारत के साथ जो ताने बाने मिलते हैं उसको दूर करना और उसे खत्म करना है बेसिकली। हम कितने कामयाब हो जाएंगे सर इसमें? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा इंडिया है। अफगानिस्तान के हवाले से अगर आपको याद है तो तकरीबन मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा कि खुदा के लिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें। और जब से हमारी हुकूमत बनी थी, हमारा कोई न वजीर खारजा, कोई भी उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था और जाना तो बहुत दूर की बात है काबल। और हम हमेशा कहते थे कि जी इनके साथ बना के रखें ताकि दहशतगर्दी भी खत्म हो, और अगर इनके साथ मामला तय होते हैं तो फिर हमारे सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अच्छा हुआ कि कई ये चीज आई। अब हमेशा ये कहते थे कि जी ये हुकूमत तो हम तस्लीम ही नहीं करते, ये हुकूमत तो किसी के उसके कंट्रोल में नहीं है, ये हमारी बात नहीं मान रही। लेकिन आज देखें, जब आपने उनसे रब्ता किया, आपने जब सफारती आपकी पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम आपके लिए फैसिलिटेट, हमें पता था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा पड़ोस मुल्क का पड़ोस नहीं बदले कर सकते ना, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो हम हमेशा से जोर देते रहे कि फौरी तौर पे अफगानिस्तान के साथ रब्ता किया जाए ताकि जो हमले होते हैं, जो दहशतगर्दी होती है, वो भी रुके। तो आज अगर राब्ते हुए हैं तो उसके फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ अगर आपके राब्ते सही हैं, अगर वहां पे हालात दुरुस्त होते हैं, वो आपके साथ खड़ी होती है गवर्नमेंट, तो एक तो आपकी दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और दूसरा ये है कि आपकी तिजारत अफगानिस्तान के साथ भी बढ़ेगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो आप सेंट्रल एशिया के रूट आपके लिए खुल जाएगा। और ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, पहले भी इस किस्म की डेवलपमेंट हुई थी, अगर आपको याद है चतराल और तक। अभी जो पॉलिसी है सर शौकत साहब, अभी जो पॉलिसी है वफाकी हुकूमत की अफगानिस्तान के लिए, उसे केपीके की हुकूमत, सूबाई हुकूमत दुरुस्त समझती है? देखिए, हम तो देखें इसमें सियासत नहीं है, इसमें सियासत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जिस खित्ते में हम रह रहे हैं 15-20-25 सालों से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और उसका वाहिद हल ये है कि हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। ये वाहिद रास्ता है और इसी पे हम फोकस करते रहे, हम बार बार जोर देते रहे। आज अगर हमारी वजारत खारजा या गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ है कि हाँ यही एक रास्ता है, देखिए आप बिगाड़ने से तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते ना। आप इंडिया के साथ तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ लड़कर आपको क्या मिलेगा? ये वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम अपने इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। अभी आप समझते हैं कि वफाक की पॉलिसी दुरुस्त है सर? देखिए, पॉलिसी क्या है क्या नहीं, अब ये तो अफनान साहब बताएंगे कि क्या पॉलिसी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ अगर आपके मामला दुरुस्त हुए हैं तो आपका आधा सरदर्द खत्म हुआ है। अब देखिए इंडिया की बात, देखिए इंडिया धमकियां दे, कुछ भी करे, जाहिर है देखें वो अपने लोगों को मुतमईन करने की कोशिश तो करेंगे, उनको एक हजीमत तो उठानी पड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक वो जो चले मैं जवाब ले भी लेती हूँ, फिर अफनान साहब साथ ही मौजूद हैं तो उनसे ये जवाब ले लेती हूँ। सर सफीर तैनात करने जा रहे हैं हम, तो फिर हम क्या कह सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं? सर देखिए, इसके ऊपर तो ज़रा भी फैसला होना है, लेकिन ये एक समझ लें आप एक तरह से उस रास्ते की तरफ एक कदम ज़रूर आप कह सकती हैं इसको, क्योंकि आपने प्रमोट कर दिया अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वहाँ पे एक एम्बेसडर के लेवल तक, और इसका मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होने जा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि
यूसुफ जई साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक रखें। उसकी वजह ये है कि आप उन्हें नेबर्स को तब्दील नहीं कर सकते जी। और आपका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला एक नेबर के साथ है, तो आप टू फ्रंटल क्या कहते हैं प्रॉब्लम अपने लिए एक बहुत बड़ा सर का दर्द बन सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर इग्नोर भी कर सकते हैं आप, लेकिन और इसके अलावा हम सही कह रहे हैं ना, उनके साथ लड़के हमें क्या मिलेगा, आप मुझे बता दें। मतलब कोई फ़ायदा अगर है तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए अच्छी बात है, अभी चाइना गए थे इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने वहाँ पे जाके उनके साथ मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर से भी, और वहाँ पे जो उनके चाइनीज़ जो है हाई अप्स उनके साथ मुलाकात हुई है। तो एक अच्छा जो है वो स्टार्ट है।